Hello, colleagues. Welcome to Business Decoding, a decode podcast. Today we have a wonderful guest. कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि फिल्मी सितारे भी मेरे बिजनेस डीकोड पे आएंगे, बिकॉज बिजनेस से शायद उसका कोई लेना देना नहीं है. बट जब मैं करण राजदान जी से मिला, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पर्सनैलिटी एंड आई लव हिम सिंस रजनी डेज. And the way he act, the way he direct, the way he writes, it's super amazing. So welcome Karan Rajdan ji हमारे छोटे से शो बिजनेस डीकोड में. तो आई एम सो ग्लैड आई एम सिटिंग विद यू, और गुरु जी महाराज की मेहर है कि आज हम एक साथ बैठे हैं. सर ने मुझसे बक बक विद करण राजदान में पूछा था कि मानव बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं, तो मैंने सर को प्रॉमिस किया था कि आप बिजनेस डीकोड में आइएगा, तब हम बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे. सर मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री इतनी चकाचौंध इंडस्ट्री है. हमारे देश में, भारत में सबसे पहला देखा जाता है क्रिकेट को, और मेरे हिसाब से उसके बाद नंबर फिल्म इंडस्ट्री का ही आता है. एक बड़े एथलीट या एक गोल्ड मेडलिस्ट के इक्वलेंट ही एक बड़ा हीरो और एक बड़ा डायरेक्टर और एक बड़ा राइटर वो माना जाता है. तो इस बारे में सर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि राइटर को अपना ड्यू क्रेडिट नहीं मिला है इस इंडस्ट्री में. सलीम जावेद को छोड़ दीजिए, उसके अलावा प्योरली, जैसे गुलजार साहब भी राइटर हैं, लेकिन वो उसके साथ डायरेक्टर भी हैं, लिरिक्स राइटर भी हैं, तो उनका हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते. तो मैं तो राइटर बना क्योंकि मैं एक्टिंग से थोड़ा सा निराश हो गया था. पता पड़ा कि वो डिस्को डांसर भी और कसम पैदा करने वाली की मैं मिथुन दा मुझे मारे जा रहे हैं, तो मैंने कहा यार बहुत हो गया मार खाना, अब जो है मेरा असली टैलेंट जो है वो बाहर आएगा. और मैंने रजनी लिख डाला, ठीक है. फिर उसके बाद तहकीकात, दिल वाले, दिल जले, बहुत सारी फिल्में, दुश्मनी, त्रिमूर्ति. आज ऊपर वाले की मेहर है कि कृपा है कि मेरी ऑफिस की दीवार छोटी पड़ गई है. मैं अपनी सारी फिल्में नहीं लगा सकता और जो टेलीविज़न लिखा वो तो अलग ही लिखा. तो राइटर को उतनी मुझे लगता है कि वो नहीं मिली है ड्यू. वो मैं डायरेक्टर तो बाय चांस बना, क्योंकि तहकीकात प्रोड्यूस कर रहा था, लिख रहा था. शेखर कपूर ने पायलट एपिसोड किया और उसके बाद वो चला गया अपनी बैंडिट क्वीन की बैकग्राउंड म्यूज़िक करवाने. तो मुझे विजय आनंद जी ने, जो मेरे हीरो थे, देवानंद साहब के भाई और शेखर कपूर साहब के मामा, उन्होंने कहा कि राइटर्स मेक गुड डायरेक्टर्स एंड यू विल बी डायरेक्टिंग तहकीकात. तो यूँ ही ज़िंदगी चाहती थी बनाना, डायरेक्टर तो बन गया. बट मुझे लगता है कि हमें राइटर्स को और ज़्यादा सपोर्ट और ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि एक ही इंसान है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जो एक ब्लैंक पन्ने से शुरू करता है. बाकी सबके पास, एक्टर के पास डायलॉग्स होते हैं, डायरेक्टर के पास स्क्रिप्ट होती है, सिनेमाटोग्राफर के पास स्क्रिप्ट होती है. एक इंसान है जो यूँ खाली पन्ने को स्टेयर करता रहता है और कहता है कि क्या लिखूं. सो उसको हमको क्रेडिट देना होगा. और तभी मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में, जिस तरह आज कहते हैं कंटेंट इज किंग, वो और बेटर कंटेंट आ पाएगा. सर मैं इस चीज़ को ना आपके साथ थोड़ा मिल के डीकोड करना चाहता हूँ. जो आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करी कि राइटर्स को एक तो अच्छे से उन्हें हमें पहचानना चाहिए, अच्छे से हमें उन्हें रिकग्नाइजेशन देना चाहिए, और अच्छे से डेफिनेटली अगर ये बिजनेस डीकोड है तो पैसा भी मिलना चाहिए. तो मैं इस पे आपसे बात करना चाहूँगा. हमारे बहुत सारे ऐसे डीलर्स हैं जिनको मैंने अपॉइंट किया था, या बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ के आते हैं, और कुछ में ये कीड़ा होता है या फिर ये एबिलिटी होती है कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं. तो उनकी भी चाह होगी कि वो आपके जैसे राइटर बने. और आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम एज अ राइटर क्या बिजनेस करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और हमें उसके किस बेसिस पे आज रिवॉर्ड मिलते हैं, और किस बेसिस पे आप चाहते हैं कि फ्यूचर में रिवॉर्ड मिले, और इंटरनेशनल वर्ल्ड में
क्या रिवॉर्ड सिस्टम है इंडिया से जो अलग है? देखिए आज हॉलीवुड में तो राइटर्स की स्ट्राइक चल रही है इस वक्त, ओ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। वो कहते हैं चैट जीपीटी विल रिप्लेस राइटर्स, स्टूडियोज। लेकिन एक लैंडमार्क जजमेंट आई है कल कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेगा, कॉपीराइट उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी ऐप है उसको नहीं मिलेगा। उसमें उन्होंने एक कमाल का, जज ने तस्वीर दिखाई है। एक चिंपैंजी था, चिंपैंजी गया और कैमरा सामने पड़ा हुआ था, उसने क्लिक कर लिया तो चिंपैंजी की सेल्फी आ गई। वो सेल्फी बड़ी मशहूर हो गई। अब साहब ये बहस उठी कि इस पे कॉपीराइट किसका है। तो जज ने ये डिक्लेयर किया कि चिंपैंजी का कॉपीराइट नहीं है, इसे कोई भी छाप सकता है, क्योंकि सिर्फ ह्यूमन बीइंग का कॉपीराइट हो सकता है, कोई एनिमल का नहीं, किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं। तो आई एम टेलिंग यू what Hollywood is going through at the moment. So if we need that the writer, you know, हम एक तो ये है कि बेसिक स्कूल्स ज़्यादा होने चाहिए। एक्टिंग के तो बहुत सारे हैं, क्योंकि एक्टिंग सारे हर कोई सिखा सकता है। राइटिंग जो है वो एक ऐसी कला है, कुछ इनबॉर्न और कुछ क्राफ्ट है। कुछ मतलब इट इज़ टैलेंट, अ बिट ऑफ इट इज़ टेक्निक। वो दोनों टी जो है ना वो आनी बहुत ज़रूरी है। आप बिलीव नहीं करोगे, कोई स्कूल ही नहीं था राइटिंग का। जब मैं राइटर बनना चाहता था, मैंने पुरानी हिट फिल्में डीवीडी पे लेके पॉज कर के सीन नंबर 1, सीन नंबर 2, सीन नंबर 3 ऐसे करके राइटिंग सीखी है कि स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है। बट टुडे इफ अ बॉय ऑफ 15 और 18 और व्हाटएवर wants to become a writer, it is much easier for him. He can write anything he wants, collect a few friends, और वो उसको अपने मोबाइल पे शूट कर सकते हैं, मोबाइल पे ही एडिट कर सकते हैं और उस चीज़ को पोस्ट कर सकते हैं। कई प्लेटफॉर्म्स हैं। सो दिस इज हाउ आई वुड सजेस्ट दैट ही शुड बिगिन और शी शुड बिगिन। बाद में क्या हो जाता है, बाद में आप स्क्रीन प्ले राइटिंग इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ फील्ड, तो उसमें आपको पढ़ना, देखना, थिएटर आपका क्लासरूम बन जाता है, प्लस टीचर, प्लस बुक्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको राइटर बना सकती है। और टुमारो द स्काई इज़ द लिमिट। आज वेब सीरीज लिखने के कई राइटर्स को लाखों रुपए मिलते हैं, तो फिल्में लिखने के भी मिलते हैं। क्रेडिट में प्रॉब्लम आती है। आपसे अगर मैं पूछूं कि फला फिल्म का जो बहुत बड़ी हिट है, जैसे गदर का राइटर कौन है, आप बोलोगे मुझे क्या लेना देना, क्योंकि उसको पब्लिसिटी ही नहीं दी गई। सिर्फ डायरेक्टर, एक्टर सबसे पहले, फिर बाद में डायरेक्टर आता है। तो मैं जानता हूं कि शक्तिमान साहब ने गदर 1 भी लिखी, गदर 2 भी लिखी, और मैं उनसे बनारस में, लखनऊ में मिला भी था जब गदर की शूटिंग चल रही थी। मैं सनी देओल से मिलने गया था अपने किसी काम से, तो वहाँ मुलाकात भी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने दिलवाले में 60 वीक्स चली, मेरा नाम होर्डिंग में नहीं था, तो मैंने प्रोड्यूसर को कहा, हरी बाबू को कहा, मैंने कहा होर्डिंग में नाम क्यों नहीं है, मैं तेरी अगली पिक्चर नहीं लिखूंगा। कहते दिल जले का आइडिया तो तू मुझे दे चुका है। मैंने कहा जाके लिखवा लो किसी और से। उसने मेरी मम्मी को कन्विंस किया, मम्मी ने मुझे कन्विंस किया कि बेटा दिल जले लिख ले। तो मैंने दिल जले लिखी, और सबसे पहली शर्त यही थी कि नाम जितना बड़ा किसी और का होगा उतना बड़ा मेरा होगा, जितना म्यूजिक डायरेक्टर का होगा उतना मेरा होगा। इसलिए ज़्यादा लोग जानते हैं कि दिल जले करण राजदान ने लिखी। नहीं, उसके बाद तो फिर आपका नाम हर जगह आने लग गया। तो दिल जले हिट होने के बाद फिर तो क्या है कि जब मैं कहता भी नहीं था तब भी लोग मेरा नाम डाल देते थे। बल्कि मैं जब डायरेक्टर बन गया तो एक फिल्म मैंने लिखी थी, बाद में छोड़ दी, तो 4 राइटर्स का नाम आया, उसके बावजूद उसमें भी मेरा नाम घुसेड़ दिया। तो मैंने कहा यार ये कुछ ज्यादती हो रही है अब। सो दिस इज हाउ आई फील दैट राइटर्स शुड बी ट्रीटेड
with great respect, and their money also should be at par with the other big technicians. वंडरफुल. सो सर, मुझे क्या लगता था हमेशा से, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग बोलता है, आई एम अ पर्सन हु वॉच फिल्म्स. हर एक फिल्म की और हर एक प्रोडक्शन की जान और स्पाइन होती है उसकी डायलॉग और उसकी राइटिंग. अगर उस स्पाइन को ही आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो अगला इंसान ढलक जाएगा. दूसरा, जो आपने अभी एआई की बात बताई, जो मेरे लिए एक न्यूज़ थी कि हॉलीवुड में आजकल ये चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि एआई किसी चीज़ में इमोशंस डाल सकता है. तो वो तो डेफिनेटली क्वेश्चन के बाहर है. और हम लोग भी इतने प्रीमियम सैलून्स चलाते हैं यूके से, तो यूके वालों का भी बोलना यही है कि हम लोग प्रोफेशनल हो सकते हैं, बट जो आपके बार्बर्स के चेहरे पे स्माइल है वो हम नहीं ला सकते. सो इसी तरीके से मुझे लगता है कि वो इमोशंस, वो 1-to-1 आप इफेक्ट जो है वो आप उन चीज़ों में नहीं लेके आ सकते विद द हेल्प ऑफ एआई. अब हम आपसे सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि इतने फेमस और इतने सेलिब्रिटी राइटर आप हैं और आप इतना अच्छा लिखते हैं, तो मुझे ये बताइए सर, इस फेम के पीछे और इन चीज़ों के पीछे सबसे बड़ा आपकी लाइफ का फेलियर क्या था? क्योंकि हर इंसान सक्सेस के बारे में बात करता है. सबको पता है कि करण राजदान इतना बड़ा सक्सेसफुल राइटर है, फिर डायरेक्टर हुआ, लोग चाहते हैं रजनी 2 भी बने, और मैं दिल से बोलूँगा कि रजनी 2 आप बनाइए. बट मुझे चाहिए आपसे सर, आप ये बताइए कि आपका सबसे बड़ा फेलियर लाइफ में क्या था? देखिए जी, हमारे फेलियर छुपे हुए नहीं होते. जब आ जाता है सुपर हिट यानी सक्सेसफुल हो गए, फिर आ जाता है करण राजदान ने फ्लॉप दे दी तो भैया फेलियर हो गया. हमारे फेलियर्स भी हमारे हिट्स की तरह पब्लिक ही है. तो क्या होता है कि फेलियर में, अभी इतनी पिक्चरें हिट हुई हैं तो कुछ पिक्चरें फ्लॉप भी होंगी ना. तो फेलियर में होता क्या है कि आप जिन लोगों से मिले होते हो हिट फेज में अपने, वही लोग थोड़ी सी कन्नी काट लेते हैं. और आपको रियलाइज होता है कि ठहर जा बच्चू, मेरी अगली हिट आने दे, फिर मैं देखता हूँ. फिर वो वापस आ जाते हैं. और तो और मैं आपको क्या बताऊं, ये सुभाष घई साहब बोला करते थे मुझे, क्योंकि उन्होंने तो कुछ 20 साल एक साथ हिट फिल्में दी. तो मुझे कहते थे कि जिस दिन मेरी पिक्चर फेल हुई उस दिन बीवी ही सबसे पहली होगी जो बोलेगी ये क्या किया आपने. परदेश फेलियर नहीं थी, लेकिन शुरू में क्या था कि पकड़ नहीं रही थी. तो मैंने सुभाष जी को बोल रखा था कि ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, वो गाना दीजिए पहले, तो ऑडियंस अट्रैक्ट ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा चांसेस है हिट होने के. उन्होंने वो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके वो किया. तो अब रेहाना जी मेरी भाभी है, उन्होंने सुभाष जी को, क्या करते हो, इतना तो समझ आनी चाहिए कि कौन सा गाना हिट है कौन सा फ्लॉप है. तो यहाँ घर से लेके दोस्तों से और सब फिर इंडस्ट्री वालों से, हर एक से सुनना पड़ता है हमको फेलियर के वक्त. बट एवरी फेलियर हैज टॉट मी लाइक इट डज टू एवरी पर्सन. अक्षर, आप इतने प्रोमिनेंट, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, इतना अच्छा आप लिखते, इतने प्रोमिनेंट राइटर हैं, आपने डायरेक्शन भी करी, इतने सक्सेसफुल हैं आप. तो अगर हमारा कोई व्यूअर या हमारा कोई कलीग, हमारा कोई बिजनेस एसोसिएट ये चाहे कि अपने बच्चे को या उसको खुद, एज इज़ जस्ट अ नंबर, अगर उसको इस प्रोफेशन में आना है, तो हाउ ओपन आर यू टू टीच समबडी लाइक दिस? हुआ यूँ कि 4 साल पहले मुझे सुभाष घई साहब ने, उनका वेस्टिंग वुड्स इंस्टीट्यूट है, फिल्में वहाँ लोग बनाना सीखते हैं. तो उन्होंने मुझे कहा कि एक्टर्स को राइटिंग सिखा. तो क्योंकि वो जो बाहर से उनके स्क्रिप्ट आती है तो उनको लगता है पता नहीं कहाँ से आई है, जब वो खुद लिखेंगे तो फिर उसकी कदर करना सीखेंगे. तो मैंने साल में 15 दिन, मेरा ख्याल है 2 साल या 3 साल, जस्ट जनवरी 15 to 30th जैसे ही उनका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होता था, तो मैंने उनको एक्टर्स को जाके 12-15 दिन वो सिखाई.
मैंने उसके बाद एक किताब लिखी है, एनीवन कैन राइट अ स्क्रीन प्ले, वो लेकिन मैंने छपवाई नहीं। मेरा ये ख्याल है कि इसी तरह मैं अपना एक स्टूडियो में उसको बोलूं और एक क्लासरूम हो और उसको वो क्लास को सिखाऊं, उसी बहाने मेरे ऐप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू वो सारी लोग सीख जाएंगे। तीसरा जो मैंने आइडिया सोच रखा है वह है फिल्मी शिक्षा का। वो एक अपना ऐप बनाने का जिसमें कि मैं राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, बाहर के लोग भी फैकल्टी में हों, जिस तरह जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो आके वहाँ ज्ञान बांटें। एंड अनुपम खेर से बेटर कोई नहीं आज टू टीच एक्टिंग। सुभाष घई साहब will give his own inputs, and then there are many other friends who can talk about cinematography, about editing, about everything. So this is my plan. नहीं, अगर अभी कोई सर बोले हमें, जैसे काफ़ी लोग ये देख रहे हैं शो, अगर वो हमें बोले कि आई वांट टू लर्न सर फ्रॉम करण सर, सो हाउ ओपन यू आर टू गिव देम योर लर्निंग्स और गिव देम द टीचिंग, और is there any platform there where they can come and learn from you? I mean, I think अगर इस तरह 2-4 लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो मैं इमीडिएटली अपना एनीवन कैन राइट अ स्क्रीन प्ले वो बुक शूट कर लूँ। वेरी नाइस। सो व्यूअर्स, आप सुन रहे हो कि सर एग्जैक्टली ओपन है। तो हम बिजनेस डिकोड में एक्चुअली करते यही हैं कि हम ये समझते हैं कि होता ये कि टीचर बहुत सिखाना चाहता है बहुत कुछ, बट स्टूडेंट सीखने वाले होने चाहिए, आगे आने चाहिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है व्यूअर्स से कि आप आगे आइए, आप हमारे नीचे अपना कमेंट्स लिखिए और हमें बताइए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। हम आपको करण सर से डायरेक्टली गेट इन टच करा देंगे एंड यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम सर। सर एक चीज़ बताइए, हम लोग ये देखते हैं कि आपने राइटिंग करी, डायरेक्शन किया, आपने एक्टिंग भी करी, आप इतने सक्सेसफुल रहे। अभी गाना रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। अच्छा, एक गाना भी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आप अपनी फिल्में चूज कैसे करते थे सर? क्योंकि मैंने देखा है आप रजनी बोलिए, दिल जले बोलिए या त्रिमूर्ति बोलिए, काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ें आपने लाइफ में चूज करी हैं या लिखी हैं, बट आपकी चॉइस कैसे होती थी? एंड ब्लैंक पेज भी आपके हाथ में ही है सर, आपको पता है क्या लिखना है। देखिए, आज मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता अगर मैं कुछ मेकर्स की तरह एक ही किस्म के सब्जेक्ट्स बनाता रहता, राइट? दिलवाले, दिल जले, दीवाने, क़यामत, दुश्मनी, ये 5 पिक्चरें लव स्टोरी हैं। एट द सेम टाइम लक्ष्मण रेखा आपको लगेगा कि ये एक गुस्से में लिखी हुई कहानी है, उसी तरह अगर आप गर्लफ्रेंड देखें तो आपको लगेगा कि अरे ये लेस्बियन कैरेक्टर कहाँ से आ गया। तो मैं कभी भी अपने शोज़ में जिस तरह रजनी से शुरू किया, उसके बाद तहकीकात बनाया विच इज़ अ डिटेक्टिव थ्रिलर, और मैंने 4 साल सिर्फ क्राइम ही लिखा। और कुछ लोग ये कहने लग गए कि जब 10 लाख कमीने मरते हैं तो एक क्राइम राइटर पैदा होता है, करण राजदान। नाम नहीं बताऊंगा, है अपने ही दोस्त। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने इना विना टीका में रीना रॉय, अनीता राज, आशा सचदेव, इनको लेके कॉमेडी बनाई। 3 स्पिनस्टर्स, उनको जिनकी शादी ही नहीं हो रही है। तो इस तरह का मैंने बहुत कुछ किया। मुझे लगता है कि हम सब्जेक्ट को चूज़ नहीं करते, सब्जेक्ट हमको चूज़ कर लेता है। कि कहते हैं ना कि गुरु को आप चूज़ नहीं कर सकते, गुरु आपको चूज़ करता है। तो उसी तरीके से वो अट्रैक्ट कर लेता है आपको। आप कुछ देख लेते हैं, आप कुछ पढ़ लेते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं मेरे को इसी तरह का कुछ करना है यार, एंड यू डू इट। राइटर की ज़िंदगी का कभी ये ख्याल नहीं होता कि मेरे को अपनी ज़िंदगी भी लिख देनी चाहिए थी? नहीं, ये धमकी मुझे औरों ने दी है। उनमें से मेरा दोस्त सतीश कौशिक, वो ये धमकी बार बार देता था कि मैं तेरे पे बायोपिक बना लूँगा। तो मैं उसके पैर पकड़ लेता था कि ऐसा मत करना। गलत फायदा मत उठा लेना कि तूने सब कुछ देखा है तो मेरी लाइफ में। ये मेरी वाइफ भी कहती है कि जिस दिन तुम अपनी लाइफ पे फिल्म बनाओगे वो सबसे बड़ी हिट होगी। तो मैंने कहा भैया मुझे मेरा नाम जोकर नहीं बनानी है। सो थैंक यू वेरी मच, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू सर, आप आए।
आई एम ग्लैड, आई एम थैंकफुल एंड बहुत जल्दी फिर दोबारा मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग सर. थैंक यू सर.